हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज कोल इंडिया सेलेक्टेड, यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन 4 टाइम्स आरएस मेंस एक्सपीरियंस्ड। मोस्ट वेलकम वंस अगेन। तो मित्रों, आप सब तैयार हैं आरएस प्री 2023 के लिए? बिल्कुल तैयार है, कमर कस लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, थ्योरी का टॉपिक है। और देखो, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आपके मौलिक कर्तव्य, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। तो इन 4-5 टॉपिक को मैं अच्छे से करवाऊंगा, और ऐसा कराऊंगा ना भाई साहब, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल रही है। यहाँ पढ़ने के बाद में प्री के लिए प्रस्तावना अब आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को यार ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आगे शेयर करो, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और नई नई चीज़ें जो आपके आर एस प्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो मैं लेके आता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9950496952। इस नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप में से कई लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है RAS अड्डा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और सुनो, कमान, काफ़ी लोग अभी भी असमंजस में है कि तैयारी करें कैसे। अरे भाई, मैंने जो वीडियो बनाया स्ट्रेटेजी का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके एक बार अच्छे से देखो। और उस वीडियो में जो मैंने 8 पॉइंट बताए, शुरू के 4 पॉइंट कर लो। इकोनॉमिक सर्वे से 15 सवाल आएंगे, मतलब आएंगे डंके की चोट से। अगर आपके पास में किताब नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर पूरी PDF दे रखी, प्रिंट निकलवा लो, किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से 30 से 35 सवाल आएंगे ही आएंगे, जो मैं अभी पूरी सीरीज आपको बता रहा हूँ। पेपर नहीं है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, मेरे टेलीग्राम पर सारी PDF पढ़िए, बिल्कुल फ्री। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है करंट अफेयर, उसके 15 से 20 सवाल आएंगे ही आएंगे। अभी मतलब रुक जाओ 8-10 दिन, जैसे ही नई वाली मूमल आएगी मैं बता दूंगा। एक किताब लानी है मूमल, और उसको 4-5 दिन में चट कर जाना। 15 से 20 सवाल आपके वहाँ से तैयार है। और इसके साथ साथ मित्रों, आपके राजस्थान जीके से 40 सवाल आने ही आने, 50 सवाल आने, और 40 सवाल के लिए मैंने आपको बता दिया है दिशा पब्लिकेशन की दोनों किताबें। और मित्रों, अनअकैडमी पर रोजाना सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है। राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और गारंटी मित्रों 40 आपके वहीं से आएंगे। उस क्लास का एक भी रुपया नहीं है, बिल्कुल फ्री फोकट की क्लास है। उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर डेली डालता हूँ। रात 9 बजे पॉलिटी में कंप्लीट करवा रहा हूँ 3000 क्वेश्चंस, और उसकी डेली क्लासेस चल रही है। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, नए सिरे से मैंने वापस पॉलिटी स्टार्ट किया है। रात 9 बजे MCQs दे धनातन, बिल्कुल। ये 4 पॉइंट अगर आपने कर लिए, थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग में करवाऊंगा आपको, और इसके साथ साथ आप निरंतर पढ़ते रहें, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप कवर करते रहें, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों, प्रस्तावना। अब देखो, प्रस्तावना है क्या चीज, पहले मैं थोड़ा सा इस पर जिक्र करके फिर ये पूरी जो प्रस्तावना लिखी हुई है, मुझे तो पूरी याद है एकदम वर्ड टू वर्ड, लेकिन आपके पास टाइम कम है, इतना याद नहीं रख पाओगे। मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाता हूँ। आओ बात करते हैं मित्रों। कोई भी जैसे किताब होती है, सपोज ये वाली किताब है, जैसे M लक्ष्मीकांत, भारत का संविधान। अब इस किताब में सबसे आगे ये क्या लिखा हुआ मित्रों, जैसे ही किताब खोलते हैं हमें यहाँ पर हर किताब में लिखा प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। मतलब ये किताब हमें ये बता रही है कि इस किताब के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जिस प्रकार इस किताब का पूरा सार केवल इन 4-5 लाइनों में है, उसी प्रकार हमारे संविधान का पूरा सार इसमें है, वो आपके इसी प्रस्तावना कि आप जैसे आप में से कईयों की सगाई हुई होगी, तो जब सगाई होती है तो होने वाले मियाँ बीबी आपस में मिलते हैं, फिर बाकी सब लोग छोड़ के चले जाते हैं कि चलो भाई इनको गुपचुप करने दो। वो 5 मिनट की मुलाकात एक दूसरे को समझने के लिए कितनी अच्छी साबित होती है मित्रों, और वही आगे बताती है कि आगे शादी होगी कि नहीं। तो जिस प्रकार वो 5 मिनट की मुलाकात है, इसी प्रकार प्रस्तावना पूरे के पूरे संविधान का क्या है मित्रों, ये पूरे के पूरे संविधान का एक तरह से सार है, पूरा निचोड़ है।
जो हमें बताता है। अच्छा, यहां से एक लॉजिकल बात कि दुनिया में ऐसा कौन सा संविधान था जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में डाला, कौन सा देश था? तो उस देश का नाम है मित्रों, याद रखिएगा, वह देश है अमेरिका, यूएसए। यूएसए, अमेरिका, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है 2 क्वेश्चन और मैं तैयार करवा दूं। Which was the first constitution or which was the first country who initiated the concept of constitutionalism? संविधानवाद की अवधारणा कहां से पैदा हुई? तो इसका आंसर तो इंग्लैंड, दुनिया के समस्त संविधानों की जननी इंग्लैंड कह दो या ब्रिटेन कह दो, लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान, which was the first written constitution in this world, that was the constitution of USA, अमेरिकन संविधान, ध्यान रखना। और अमेरिका का संविधान ही वो पहला संविधान है जिसने प्रस्तावना को अपने अंदर शरीक किया था। आपसे कोई पूछे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना कहां से अंटाई रे, हमने कहां से चोरी की, तो इसका आंसर भी है अमेरिका। लेकिन ये तो लगभग सबको पता है कि प्रस्तावना हमने कहां से अंटाई है, अमेरिका के संविधान से। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि प्रस्तावना की जो भाषा है, लिखने का जो तरीका है, हम भारत के लोग भारत को टक 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 टक, ये चीज हमने कहां से अंटाई है? ये चीज हमने अंटाई है ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में 1 करोड़ के हैं, मैं फोकट में दे रहा हूं। हाँ जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ preamble is adopted from the constitution of the USA and the language or the writing skill of the preamble is adopted from the constitution of Australia. इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना। प्रस्तावना की अवधारणा हमने ली है यूएसए से, जबकि प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत अच्छी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ओनली 7 अनुच्छेद हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स। ये 7-8 क्वेश्चन मैंने बातों ही बातों में आपको बख दिए हैं। आगे काम की बात करते हैं। अच्छा, पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारी आमुख में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। आमुख, ये तो पहली बार सुना है। अरे भाई, प्रस्तावना का ही दूसरा शुद्ध हिंदी प्रारूप है आमुख, ध्यान रखना। अगर पेपर में आपको आमुख वर्ड मिलता है तो ये अपने आप में प्रियम्बल को शो करता है, प्रस्तावना को शो करता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? और इसका नाम होता है मित्रों उद्देशिका, ध्यान रखना। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, और प्रस्तावना तो कहती है। तीनों वर्ड जो है वो सिमिलर है। क्या क्या बोलो? प्रस्तावना, आमुख और उद्देशिका, ये तीनों वर्ड प्रस्तावना के ही पर्यायवाची हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ो। अच्छा बताओ मुझे, हमारा जो संविधान बना किसने बनाया? हमने बनाया। हमने कैसे बनाया? संविधान सभा के जरिए। तो हमारी जो संविधान सभा बनी थी मित्रों, वो संविधान सभा किस मिशन के तहत बनी थी? याद है क्या आपको? हेलो, अरे वो मिशन था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन। कितने आदमी थे रे सांबा? 3 आदमी थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन था इसका? पैथिक लॉरेंस। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत में आता है, मंत्रिमंडलीय मिशन भारत में आता है, और इसी के आधार पर हमने बनाई क्या? संविधान सभा बनाई। और इसी संविधान सभा में सब कुछ संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब मेरी बात सुनो, 4 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 4 तारीखें जो आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए। पहली तारीख है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, 2 और जोड़ो। 11 दिसंबर 1946, 2 और जोड़ो। 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेट आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ था इससे? 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? सच्चिदानंद सिन्हा। बोलो मेरे साथ, सच्चिदानंद सिन्हा। और यही क्यों बने थे, ये भी क्वेश्चन आ रखा है।
फ्रांस की एक पद्धति है वरिष्ठता का नियम। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे और बुजुर्ग होने का इनको फायदा मिला और इन्हें बनाया गया हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक हो गई, ये टेम्पोरेरी थे। 11 दिसंबर को हमारे संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें निर्विरोध, कोई विरोध नहीं, कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इनका वो फेमस स्टेटमेंट कि भाई संविधान जो है वो एक बेजान मशीन है, अगर इसको चलाने वाले लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं। ये पिछली बार स्टेटमेंट था आरएस3 में, ध्यान रखना। तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा ने काम शुरू किया। इतने में जवाहरलाल नेहरू को आ गया गुस्सा कि राजेंद्र जी, मैं भी कुछ रखना चाहता हूं संविधान सभा में। तो बोलो ना साहब, आपकी तो चल रही है, बोलो आप। तो मैं रखना चाहता हूं साहब उद्देश्य प्रस्ताव या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प भी लिखा कुछ बुक में। आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, यह क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा में किसने रखा था। उद्देश्य संकल्प कह दो या उद्देश्य प्रस्ताव कह दो, वो मिला था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने जब ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा मित्रों, तो ये हाथों हाथ तो पास नहीं हुआ। अगली डेट आती है 22 जनवरी 1947। ये डेट भी आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए। कहाँ है ये पड़ी, 22 जनवरी 1947। ये चारों डेट आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। तो देखो 13 दिसंबर को वो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे और वो पास कब हुआ संविधान सभा से, 22 जनवरी 1947 को। और वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में कि हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है। हमारी प्रस्तावना की ये जो भाषा लिखी गई है, ये बेसिकली कौन लाए थे, ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी। किस रूप में लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। पास कब हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 को, याद रह जाएगा। तो अभी आपसे पूछें कि ये प्रस्तावना का आधार क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस प्रेम्बल, यू विल से द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय द प्रोसेस्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, वही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में सामने आया। इतना याद रह जाएगा। ये चारों डेट आपको दिमाग में रखनी है। ये नॉर्मल बातें मैंने आपको बता दी, बढ़िया। अभी मैं इधर आगे जाने की बजाय थोड़ा इधर आता हूं, फिर मैं वापस आगे इधर आऊंगा। अच्छा, ये आप में से किस किस को ये पूरी चीज याद है, प्रस्तावना? क्योंकि याद हो तो तब तो सोने पे सुहागा, क्योंकि क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में से 25 से 30 सवाल बन सकते हैं। हाँ, और एक एक सवाल मैं अभी बताऊंगा। देखो मैं बोल रहा हूं, सुनना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल बढ़ाने के लिए, एक शब्द भूल रहा हूं मैं, दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 ब्रैकेट में है आपका मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये पूरी लाइन आपको याद हो तो सोने पे सुहागा है, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं जैसे आप करो। एक एक शब्द यहाँ पर अपने आप में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मित्रों, हम भारत के लोग, मतलब ये कि संविधान को बनाने वाले कौन हैं? हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। तो
ये लाइन ये शो करती हैं कि इस प्रस्तावना यानी संविधान को बनाने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स है भारत की जनता। तो हम भारत के लोगों से ये प्रस्तावना शुरू होती है। बिल्कुल। फिर यहां से मित्रों भारत की जो प्रकृति है, भारत की राजनीतिक प्रकृति, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वर्ड है ना, आप सोच रहे होंगे सर कोई गैले हैं, ये वर्ड है ना, सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। सवाल आए हुए हैं कई कि बताओ इनका सीक्वेंस क्या है, सब 4 शब्द दे देंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये याद होगी तब तो छांट लोगे, नहीं तो टन गोपाड़ा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जैसे मुझे याद है, उम्मीद करता हूं आप भी बार बार जबीड़ बजाओगे तो याद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो चारों शब्द है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये चारों शब्द ये बताते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। मैं इन शब्दों में नहीं जाऊंगा, वो मेंस के समय बताऊंगा आपको, अभी इतनी ही आवश्यकता है। उसके बाद क्या मित्रों, क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो इसका कोड वर्ड है मित्रों SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बोलो मेरे साथ, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? कि 5 प्रकार की। कोड वर्ड है इसका मित्रों वावदू, वावदू, 4-5 बार बोलोगे वावदू। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं दे रखी और इसी सीक्वेंस से याद करनी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मित्रों अगला है कि भाई समताएं कितने प्रकार की है। कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता में कौन कौन आएंगे? बंधुता में आएगा व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। और ये सारे किस में आते हैं? बंधुता में। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मुझे पता है बाउंसर जा रहा है कि सर क्या करवा रहे हो। अरे मैं प्रस्तावना करवा रहा हूँ। हाँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें। बिल्कुल हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा। तो देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। आगे यहां से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्री में पूछा था कि जो प्रस्तावना है उसमें डेट क्या लिखी हुई है। डेट, तो डेट है 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान को हमने अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्यों वेट किया इतना? याद करिए, रावी नदी के तट पर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और जिसमें घोषणा की थी हमने संपूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वराज्य की। और फिर 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। तो चूंकि आजादी से पहले हम आजादी का दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, समझ रहे हैं? 26 जनवरी को आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई, तो अब 26 जनवरी को पॉपुलर कैसे किया जाए? तो फिर एक काम करो, आजादी 15 अगस्त को मिली है तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर देते हैं। इसीलिए इतना इंतजार किया मित्रों कि 26 नवंबर को हमने संविधान जब हमारा रेडी था तो फिर हमने 26 जनवरी लमसम 2 महीने वेट क्यों किया? वेट के पीछे लॉजिक ये था। बिल्कुल। अभी ये डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को। और यूपीएससी तो ये भी पूछ चुकी है, बताओ भाई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल, क्या शुक्ल? शुक्ल सप्तमी, सातम थी उस दिन, मिक्सर की सातम थी, और विक्रम संवत 2006 था। 2006 याद रखिएगा, विक्रम संवत 2006। और लास्ट में ये जो तीनों शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित, इन तीनों को भी वर्ड टू वर्ड जिसे अपन याद करते हैं ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए, पहला ए क्या है? पहला ए है आपका अंगीकृत, अंगीकरण करना। फिर
दूसरा अधिनियमित करना, तीसरा आत्मा को अर्पित कर। लास्ट में आत्मा का अर्पण है, ध्यान रखना, आत्मा का अर्पण लास्ट में है। अंगीकरण यानी अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मा अर्पित करना, तीनों वर्ड आपको सीक्वेंस वाइज याद करने हैं। बिल्कुल, और याद है आपको। अरे एक बार ये वीडियो देख लोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन अगर प्रस्तावना से आया कभी गलत नहीं होगा लाइफ में, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल ट्रिपल ए। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया। पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, एक मिनट में वीडियो देख लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, चलो बोलो। कौन से शुरू में, कहाँ से शुरू होती है प्रस्तावना? हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है। फिर आगे क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। रुक जाओ। न्याय कितने प्रकार के? 3। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, वाव। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, वाव। समताएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, वाव। और बंधुत्व कितने प्रकार के? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, बढ़िया। तिथि कौन सी है? हिंदी महीनों में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, बहुत बढ़िया। और लास्ट में ट्रिपल ए क्या है? पहला ए क्या है? पहला ए है मित्रों आपका अंगीकरण करना, अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित, तीसरा आत्मार्पित। तो मित्रों मुझे अगर इस भरे बुढ़ापे में सब याद है तो आप तो जवान हो भाई साहब। मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, आप तो 10-10 रोटियां खाने वाले हो। आप भी याद करें, और याद कर लिया ये पूरा तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। और मेंस में ये पूरी जो चीज है ना, ये माखन है भाई साहब, माखन है। पनीर से भी महंगी है ये। मेंस जब दोगे आप तो पता चलेगा। अब मैं वापस आता हूँ इसकी तरफ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रस्तावना से पूछे गए हैं, सीधे सिंपल सवाल हैं बिल्कुल। कि भाई एक सवाल आता है, आत्मा, आत्मा किसकी? आपकी मेरी? कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? क्वेश्चन टू बी नोटेड। एक सवाल है मेरा, ऐसी जनरल पूछूं कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया। फिर वापस मैं सवाल पूछ रहा हूं, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? दोनों में फर्क है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो है प्रस्तावना। अगर सामान्य वे में पूछें कि भारत के संविधान की आत्मा कौन है तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन पूछें भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है तो आप जाओगे किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या हम कह सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोनों सवाल तैयार हुए। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को जो है वो आत्मा माना है। नॉर्मल वे में हमारी आत्मा कौन है? संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी, कौन है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं? मेरा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सामाजिक वह आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं? ऑप्शन मैं आपको दे दूं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन डीपीएसपी, दूसरा फंडामेंटल राइट, तीसरा आपके प्रस्तावना। तो बताओ इनमें से क्या ऑप्शन होगा आपका? कौन है जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं? मौलिक अधिकार तो नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, राजनीतिक। हाँ, नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना दोनों जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रखा है यूपीपीएससी में। बिल्कुल, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कौन करते हैं? एक तो आपके प्रस्तावना है और दूसरे हैं आपके नीति निदेशक तत्व। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आओ थोड़ा आगे बात करते हैं। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं कि भाई क्या प्रस्तावना को लेकर के आप न्यायालय में जा सकते हो? मतलब ये न्याय योग्य है कि नहीं है? जिस प्रकार मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, तो क्या उसी प्रकार आप प्रस्तावना को भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो कोर्ट जा करके? ना 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 ना। जिस प्रकार नीति निदेशक तत्वों का प्रवर्तन नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये प्रस्तावना भी गैर न्यायिक है। मतलब ये है मित्रों, सीधा सिंपल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये
गैर न्यायिक प्रकृति की हैं, अर्थात इसका प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता, ये न्याय योग्य नहीं है। मतलब आप प्रस्तावनाओं को लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, देखो कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, सरकार हमें न्याय नहीं दे रही, तो प्रस्तावना को लेकर के आप नहीं जा सकते। बट ये सब बातें मौलिक अधिकारों में भी है, उनके आधार पर आप जा सकते हैं, बट प्रस्तावना को आधार बना के चैलेंज नहीं कर सकते सरकार को। तो मैं आपसे पूछूं, एक स्टेटमेंट मेरा याद रखना, प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, सही है गलत है? प्रस्तावना संसद की शक्तियों का स्रोत है, मतलब संसद जो है वो अपनी शक्तियां प्रस्तावना से अर्जित करती है, सही बात है? नहीं, कार्यपालिका जो है वो प्रस्तावना से शक्तियां अर्जित करती है, नहीं। प्रस्तावना कार्यपालिका की शक्तियों पर रोक लगाती है, नहीं। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाती है, नहीं। मतलब पूरा मैं अगर बताऊं तो प्रस्तावना ना तो कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, न ही प्रस्तावना कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाती है। यानी प्रस्तावना केवल भ्रम को दूर करती है। अगर जहां कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अटक जाते हैं किसी न्याय की व्याख्या को लेके, वहां प्रस्तावना को देख के उसका एक इलेबोरेशन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बाकी प्रस्तावना ना तो प्रवर्तनीय है, ना न्याय योग्य है, ना प्रस्तावना विधायिका को रोकती है, ना कार्यपालिका को रोकती है, ना उनकी शक्तियों का स्रोत है। ध्यान रखना, बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अब इनमें से 2-4 लोग हैं जिनकी कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। कौन कौन है वो लोग, मैं बताता हूं। एक तो मित्रों पालकी वाला है। 3 लोगों की बातें जो हमें याद रखनी है। एक है N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला जो प्रस्तावना को कहता है पहचान पत्र, अरे वोट देने जाते हो ना, पहचान पत्र लेके जाते हो कि मैं प्रकाश चावड़ा, तो जिस प्रकार हमारा आईडी कार्ड हमारी पहचान को शो करता है, उसी प्रकार प्रस्तावना हमारा पहचान पत्र है संविधान का। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहने वाला भूमिया कौन है? N.A. पालकी वाला। क्या कहता पालकी वाला? ये पहचान पत्र है। कौन है जो कहता है प्रस्तावना होरोस्कोप है, जन्म कुंडली है? भाई साहब, इस प्रकार हमारे यूं जन्म कुंडली कैसे मिलाते शादी ब्याह में, कि अगर आपको देखना हो संविधान की जन्म कुंडली क्या है तो वो प्रस्तावना है। कौन कहता है ये? K.M. मुंशी। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। तो K.M. मुंशी इसे राजनीतिक कुंडली कहते हैं। ध्यान रखना, हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली। और सुभाष कश्यप तो बहुत ही प्यारी बात कहते हैं मित्रों कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का? बिल्कुल। तो सुभाष कश्यप की ये बात, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसका उसकी आत्मा है। तो बेसिक चीजें मैंने सारी कवर कर ली हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इसी को लेकर के मित्रों थोड़ी केस स्टडी है जो कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है? मैं पानी पी लो यहाँ। मेरा सवाल है आपसे कि क्या प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो? क्या संशोधन तो तभी करोगे ना जब प्रस्तावना संविधान का भाग होगी। तो दोनों बातें एक ही मीनिंग में है। पहला सवाल, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इज प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड या अमेंडेबल और नॉट। तो प्रस्तावना में क्या आप संशोधन कर सकते हो? तो आओ बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं तुम्हें मित्रों। 1960 की बात है, 1960, और एक केस होता है बेरूबाड़ी केस। इंपॉर्टेंट है और कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। 1960 के बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बोलो नो। बेरूबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन नहीं कर सकते। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। कब बोला? 1960 में। किस केस में बोला? बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस 1960, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला केस आता मित्रों आपका 1973 का जो फेमस केस है मित्रों, और इसको तो आप कैसे भूल सकते हो। 1973 का
केस था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और इस केस में स्पष्ट रूप से कह दिया, याद करिए क्वेश्चन हमेशा आता है, वो कौन सा केस है जो मौलिक ढांचे की अवधारणा देता है, तो केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस में ही पहली बार संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया, उसे और व्याख्या की गई उसकी, और इसी मूल ढांचे के तहत ये माना गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। पहले बोला वीरूवाड़ी में नहीं है, अब बोला है। इन 1960 के बाद 1973 में केशवानंद भारती में ये बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अतः आप इसमें संशोधन कर सकते हो। बिल्कुल 1973 के बाद में ये लगातार कॉन्सेप्ट हुआ। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी दोहराया, और इसी बात को 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई, ये चारों केस याद रखना, मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। बेरूबाड़ी 1960, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं कर सकते। 1973 केशवानंद भारती केस, बोला यस कर सकते हैं, मूल ढांचे के तहत ही कर सकते हैं। 1994 SR बोमई केस, बोला कर सकते हैं। 1995 LIC ऑफ इंडिया केस, कर सकते हैं। पिछले 3 में कर सकते हैं, अगला जो बेरूबाड़ी था उसमें नहीं कर सकते हैं। अब इसी को लेकर के क्या प्रस्तावना में कोई संशोधन किया गया है? बिल्कुल किया गया है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। लेकिन याद रहे 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर तो सकते हो, लेकिन 360 के तहत आप किसी भी भाग को हटा नहीं सकते। 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हो, प्रस्तावना में मना ही नहीं है, बट मौलिक ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मौलिक ढांचा क्या है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बताता है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमने जिसको बोल दिया ये मूल ढांचा है तो वही मूल ढांचा होगा। संविधान में कहीं भी मूल ढांचे के बारे में जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्याख्याएं करता है कि ये मौलिक ढांचा होगा, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। अभी आपको कहें कि भाई संसद इस शब्द को हटा देती, प्रतिष्ठा अवसर की समझ, ये पूरा काटना चाहती है 368 के तहत, तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो फिर पूरा इसका मौलिक ढांचा, मूल ढांचा डिस्टर्ब हो जाएगा। संशोधन करके कुछ नई चीज इनिशिएटिव कर सकती है, कुछ गलत छपा हुआ तो उसको सही कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। यूं ही नहीं कि इसका एक पैराग्राफ उड़ा दे, ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान रहे। तो अभी मैं आपसे पूछूं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो हमने किया है। याद करो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, वो था मित्रों 42वां संविधान संशोधन। याद करो याद करो याद करो, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये सबसे खास सवाल है कि भाई 42वां संविधान संशोधन तो हमने किया, बट हमने इसमें क्या क्या घुसेड़ा भाई? बताओ कौन कौन से 3 शब्द हैं जो हमने प्रस्तावना में ऐड कर दिए? अरे बोमिया, ये 3 वर्ड SP और A। सपा, क्या सपा? S मतलब समाजवादी, बिल्कुल पहले ये शब्द नहीं था। तो सवाल पूछ लें कि इनमें से कौन से वो 3 शब्द हैं जो मौलिक प्रस्तावना में नहीं थे, मूल रूप से जब शुरू से संविधान बना तब नहीं थे। समाजवादी नहीं था, बाद में डाला गया। बिल्कुल पंथ निरपेक्षता बाद में डाला गया, मतलब 42वें के तहत डाला गया। और इसके साथ साथ अखंडता, ये तीनों शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमने डाला, पहले नहीं थे। और ये कब से लागू हुआ? 3/1/1977। ये डेट भी कई बार पूछी गई है कि कब से ये चेंज जो है प्रस्तावना में वो लागू हो गया। 3 जनवरी 1977 को ये चेंज लागू हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बोलो मेरे साथ, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये पहले नहीं थे, बाद में लाए गए। सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बिल्कुल, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों वर्ड हमने बाद में जोड़े। कब जोड़े? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े? 42वें से। लागू कब हुआ ये? 3 जनवरी 1977 को। इतना आपको समझ में आ गया? खाओ हमारी होगन।
बिल्कुल समझ आ गया साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारा इसका कच्चा चिट्ठा था जो मैंने आपके सामने खोल दिया है। तो आपसे पूछें कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप कहोगे सर एक बार ही तो हुआ है। हाँ, एक बार ही हुआ है, 42वां हुआ है। 3 शब्द जोड़े हमने, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कैसा लगा ये एपिसोड? मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच। और मित्रों, जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज हैं वो मैं धीरे धीरे पूरी करवाऊंगा, आप चिंता मत करना, पूरी करवाऊंगा, क्योंकि अपन जो शुरू करते हैं फिर छोड़ेंगे नहीं बीच में। मैं आपको दिखा दूंगा कि पिछले पेपर्स में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं तो 30 तो कम से कम कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बताऊंगा 50 के आसपास में, कि अगर आप ये पेपर तैयार करके जाते तो 2021 में ये 50 सवाल आप यूं के यूं टकाटक ठोक के आ जाते। इसीलिए कह रहा हूँ, पिछले सालों के पेपर रामबाण है RS प्री के लिए। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा मित्रों। सब लोगों को अपने अपने कोर्स बेचने हैं, और रियल बताऊं तो उनको खुद को भी नहीं पता। यूट्यूब पर 90 to 95% तो वे लोग हैं जिनका RS में, मतलब क्या बोलूं, उनको RS मेंस का सिलेबस नहीं पता होगा। पूछ लेना कभी आप कि बताओ कि एथिक्स किस पेपर में कितने नंबर की है, बताओ कि पब्लिक एड कहाँ है, कितने नंबर का है, बताओ IR कहाँ है, और तुमको खुद को नहीं पता। मेरे सामने क्या देख रहे हो तुम, जो देख रहे हो वीडियो, तुम्हें खुद को नहीं पता है कि मेंस में कौन सा सब्जेक्ट क्या है। हाँ, अभी आप कह दोगे हम तो सर प्री का कर रहे हैं। अरे भाई, प्री और मेंस की कोई अलग अलग तैयारी थोड़ी होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है, कितने नंबर का है, हिंदी इंग्लिश कहाँ है, कितना कट ऑफ जाता है, वो सारी चीज़ें। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।